हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज की जो क्लास है खासकर शाम के 5 बजे जो मैं लगातार लेके आ रहा हूँ, आपका प्यार भी बहुत मिल रहा है। खासकर मैंने जो एनसीईआरटी लॉन्च किया है शाम को 5 बजे से, और 11th की एनसीईआरटी 5 बजे और 12th की एनसीईआरटी 6 बजे। ठीक है, तो 2 टाइम में हम इसको लेके चलेंगे और पूरा का पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करेंगे इस बात को, और इसी तरीके से हम लोग पढ़ते रहेंगे। कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है ना? कमेंट ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिएगा, और आपके मित्र यार दोस्त जितने भी लोग हैं आपको शेयर करते रहिए। ठीक है, ये मेरी तरफ से मेरा छोटा सा प्यार, मुझे थोड़ा सा महसूस होना चाहिए कि आप मेरे लिए क्या कर रहे हैं। और पूरी की क्लास मैं पूरा का पूरा सिलेबस इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से 5 बजे और 6 बजे 11th और 12th दोनों में कंप्लीट करूंगा। सिर्फ आप अपने आप को जगाए रखिए। ठीक है, कहते हैं एक लाइन क्या कहती है? सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने वो हैं जो नींद ही ना आने दें। है एक ही लाइन, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें कह गई हैं। जैसे कि एनसीईआरटी में अगर आप रात को सपना देखें तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप अपना सपना देखते हैं, अपना जीवन बदलना चाहते हैं, अपना जीवन बदलने के लिए आपको सपना दिन में देखना पड़ेगा, और उसको पूरा करने के लिए अपनी उन ताकतों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है, जो आप अभी तक उसको बांटे हुए हैं। बातें कहाँ हैं? फेसबुक की बात कर लीजिए, इंस्टाग्राम की बात कर लीजिए, यूट्यूब के बारे में बात कर लीजिए। आप देखिए, लेकिन सही चीज़ों का जब आप देखेंगे तो सही चीज़ आपको सही दिशा में ले जाती है, और गलत चीज़ें आपको गलत दिशा में लेके जाती है। सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आज का इतना सब कुछ है, आपके पास चैट जीपीटी है, तो सब कुछ का आप एकदम पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज करके अपने फ्यूचर को, अपने करियर को, अपने माता पिता के सामने हर समय कुछ ऐसा कर जाइए कि आपके माता पिता आपके बारे में ये सोचें, हाँ ये मेरा लड़का। कभी ये नहीं होना चाहिए कि माता पिता ये कहें कि ये मेरा लड़का है। जब भी आप प्रयास ये करिए कि हाँ मेरे पिताजी ये हैं। आप अपने आप को इतना काबिल बना लो, इतना सफल बना लो कि दुनिया आपको सलाम करे, किसी के सामने झुकना नहीं है। और एनसीईआरटी एक एक लाइन मैं निचोड़ के रखूँगा, और कोई चीज़ ऐसी जो छूट रही है उसको भी आपको कमेंट में करना है, ताकि मैं अगली क्लास में उसको बता पाऊँ, ताकि सब कुछ आपको मिलता रहे। और यहाँ पे हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की लाइनों पे चर्चा करेंगे, और एनसीईआरटी की लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और एक एक चीज़ को मैं पढ़ा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, आपके दोस्त यार मित्र जितने लोग हैं उन सभी को इस चैनल के बारे में बताते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि हम आपके लिए उतना कुछ कर जाएं जो कोई नहीं कर सकता है। और जिन बच्चों को और डिटेल में ये चैप्टर्स पढ़ने हैं उनको क्या करना है, रात के 8 बजे की क्लास ज़रूर देखें। 8 बजे वाली की क्लास ऐसी है जो नीट को टारगेट लेके चल रही है, और यहाँ पे जो चीज़ छूट रही हैं, जो और होनी चाहिए, जो पुरानी एनसीईआरटी का मैटर होना चाहिए, वो सब कुछ आपको प्रीवियस जो हमारा 8 बजे की क्लास होती है उसमें आप लिविंग वर्ड से मैंने स्टार्ट किया था। लिविंग वर्ड मैंने पढ़ाया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ाया, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम मैंने पढ़ाया, और मॉर्फोलॉजी के बाद एनाटॉमी मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। तो 8 बजे की क्लास आपको छोड़ना नहीं है, जिनको बहुत डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो इस बात को बच्चों ध्यान रखिए। और यहाँ पे आज का सेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले की क्लास मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना? इसके पहले की जो क्लास है मैं इसको डिफ़ाइन कर चुका हूँ, यहाँ तक जो रूल्स थे वो मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना? इस रूल के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया था। आज हम लोग यहाँ से वादा किए थे और यहाँ से पढ़ने का कॉन्सेप्ट चालू रखेंगे, ठीक है? तो इस बात को आपको थोड़ा सा यहाँ पे आपको ये चीज़ रखना है कि आपको जो लाइन दे रहे हैं अपने एनसीईआरटी की लाइन
किताब को खोल लीजिए और किताब को खोलते हुए किस पेज पर क्या लिखा है वही का PDF फॉर्मेट है, और इसी को आपको क्या करना है, अपने अंडरलाइन करते चलिए, पढ़ते चलिए। मान के चलिए कि ये 5 लाइन नहीं बल्कि ये आपको जीवन बनाने वाला लाइन है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको पढ़िए, कोई चीज़ छोड़ना नहीं है। NCERT एक डिक्शनरी है, मेरा ऐसा मानना है। और ये बुक आप महसूस करेंगे, जितना आप महसूस करेंगे, जितना आप इसमें डूबते जाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको सरल लगेगी, और कई बार पढ़ने के बाद भी आपको हर बार एक नई चीज़ मिलेगी। ये समझिए कि आपका दिमाग जो है खोल के रख देगा, ठीक है। और बड़े मस्ती से पढ़िएगा, बोझ नहीं लेके चलना है, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का जो कॉन्सेप्ट है, स्टार्टअप करते हैं। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको ये समझना है कि ऑथर कौन होता है। ऑथर वो होता है जो किसी बुक के बारे में लिखता है। कोई भी बुक हो, कोई बुक पब्लिश कर रहा है तो वहाँ पे आप देखेंगे पब्लिकेशन बाय ऑथर का नाम रहता है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से यहाँ भी ऑथर का नाम लिखा गया था। उस ऑथर का क्या नाम है? नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। ध्यान रखिएगा, ये तब किया गया था जब स्पेसिफिक एपिथेट के बारे में जानकारी ली गई, इसके बाद ऑथर का नाम लिखा गया। क्या लिखा गया उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं कौन कौन है। चलिए यहाँ पे देखेंगे, नेम ऑफ ऑथर अपीयर द आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट, क्योंकि स्पेसीज एक लोवेस्ट कैटेगरी है और इसके बाद कोई कैटेगरी नहीं थे। तो इसके बाद क्या किया, क्योंकि जो ऑथर थे उनका नाम जोड़ दिया गया था। कैसे जोड़ा गया, आइए अगली लाइन पढ़ते हैं। एट द एंड, ऑपरेशन करेंगे पूरी NCERT का, ठीक है। एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम, एट द एंड, ये क्या समस्या है, थोड़ी समस्या है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम एंड रिटन in an abbreviation form that is called मैग्नीफेरा इंडिका लिन। ध्यान रखिएगा, कल मैंने आपको बताया था कि किसी भी स्पेसीज का हम जब साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो आपको एक चीज़ दिखाई देगा, क्या, मैग्नीफेरा। ये कैसा है, जीनस है, जबकि दूसरा शब्द क्या था, इंडिका था, ये स्पेसीज है। लेकिन आपको एक और टर्म आपको दिखाई देगा जिसे हम क्या कहते हैं, लिन कहते हैं। क्या कहते हैं, लिन कहते हैं। तो लिन क्या है, लिन एक ऐसा शब्द है जो ऑथर के नेम को डिफाइन करता है, जैसे कि कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने यह पद्धति को दिया था और इसके बारे में बताया था, ठीक है। तो जब भी जीनस और स्पेसीज के बाद हम लिन का शब्द जोड़ते हैं, क्यों, क्योंकि लिन एक ऐसा टर्म है जो साइंटिफिक जिस ऑथर ने लिखा उसको सही माना गया, और ये आपको जहाँ दिखे तो सबसे ज़्यादा करेक्शन आपको यही करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैग्नीफेरा इंडिका लिन ये कंप्लीट नाम है। इट इंडिकेट दैट दिस स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस। यह इस बात को इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये इस बात को इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है, कि लिनियस ने इसको लिखा था। कौन लिखा था, डिस्क्राइब्ड बाय, फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय, किसके द्वारा डिस्क्राइब किया गया था, लिनियस के द्वारा डिस्क्राइब किया गया था। इस वजह से, क्योंकि लिनियस का LINN, यहाँ पे आप देखेंगे इन्हीं शब्द को, 4 शब्द हैं LINN, इसी शब्द को जोड़ करके क्या बनाया गया, ऑथर का नेम बना दिया गया। और जीनस स्पीसीज के बाद ये भी आपको देखने को मिलेगा। जब ये मिले तो मान लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा जो करेक्ट होगा विकल्प में यही सही होगा। मैग्नीफेरा इंडिका भी मिलेगा, मैग्नीफेरा इंडिका लिन भी दिखेगा। तो जब लिन दिखे तो आपका यही सबसे सही जवाब होगा, ठीक है। अगला, इट इज़ नेसेसरीली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। इसे
मैं आपको बता दूं कि जितने अभी तक प्रजातियों की खोज की गई, सभी प्रजातियों के बारे में अध्ययन करना बहुत ही कठिन था, ठीक है, लेकिन उसको एक सरल तरीके से बनाया गया। उसके लिए एक प्रयोग किया गया जिसे हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लासिफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ढेर सारे एनिमल्स को अलग अलग करके एक सेक्शन में रख देना, किस आधार पर? उनके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के आधार पर, उनके गुणों के आधार पर, कि ये जो है इस कैटेगरी में है और इनको इसी में रखा गया है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मेडिकल स्टोर की बात कर लेते हैं। मेडिकल स्टोर आप जानते हैं, दवा वगैरह लेने जानते हैं, तो आप देखते होंगे कि आप जैसे ही पर्चा लेके जाते हैं तो मेडिकल स्टोर वाला क्या करता है कि वो उस दवा को तुरंत उस डब्बे में खोजता है, क्योंकि उनका सब कुछ अल्फ़ाबेटिकल अरेंज होता है। जब अल्फ़ाबेटिकल अरेंज होगा तो उनको पर्चा देखा और गए, उसको मिलाया और तुरंत उस डब्बे को लेके आया और उसमें से दवा निकाल के आपको दे देते हैं। तो इसी तरीके से प्लांट और एनिमल की लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज़ हैं, जिसमें सब को खोज कर लेना और सब के बारे में पढ़ लेना ये बहुत कठिन था। तो साइंटिस्ट ने ये विचार दिया कि इनका सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज़ ग्रुप्ड इनटू कन्वेंटिएंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सम इजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। उनका कैरेक्टर को ऑब्जर्व करेंगे, उनको गुण को समझेंगे, उनको देखेंगे, और जब उनको देखेंगे तो उनका गुण ऑब्जर्व करेंगे और उसी गुण के आधार पर उनको एक ग्रुप में रखा जाएगा। तो यहाँ से प्रक्रिया स्टार्ट होगी किसकी, क्लासिफिकेशन की, ठीक है ना। तो क्लासिफिकेशन को आप समझ गए हैं। अगला पॉइंट है फॉर एग्जाम्पल। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके देखें। वी इजली रिकॉग्नाइज ग्रुप सच एज प्लांट और एनिमल और डॉग और कैट और इंसेक्ट। यहाँ पे थोड़ा सा एनसीईआरटी आप पढ़ते चलिएगा। एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको मैं समझाऊंगा, कोई चिंता की बात नहीं, कहीं भी इस तरीके का आपको सिस्टम मिलने वाला नहीं है। क्या है, प्लांट, एनिमल या डॉग, कैट, इंसेक्ट, ध्यान रखिएगा इन सभी चीज़ों को एक अलग अलग ग्रुप में देखा जाएगा। कि थोड़ा सा दिमाग में तो जोर देना है और सोचना है कि जब भी हम प्लांट के बारे में सोचते हैं तो पौधा क्या करता है, आपके जैसे ही आपके पौधा दिमाग में आता है वैसे हमको ये देखने को मिलता है कि प्लांट में क्या होता है। प्लांट में हरी हरी पत्तियां दिखाई देती हैं, फ्रूट दिखाई देता है, स्टेम दिखाई देता है, उसकी ब्रांचेस दिखाई देती हैं, उसकी रूट दिखाई देती हैं। तो ये एक अलग कैरेक्टर था प्लांट का। तो पहले क्या किया गया, प्लांट के जितने भी इस तरीके के कैरेक्टर दिखाई दिए उन सभी को किस में रख दिया गया, प्लांट में रख दिया गया, ठीक है। और प्लांट एक स्टैटिक नेचर में होता है, कभी उसका मूवमेंट नहीं होता है। दूसरा एनिमल की बात कर लीजिए। एनिमल क्या करता है कि ये मूवमेंट करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे बड़ी आसानी से जा सकते हैं, ठीक है। और एनिमल का कैरेक्टर क्या होता है कि कुछ ऐसे प्रजातियां हैं जो 4 पैरों पे चलती हैं, कुछ ऐसे प्रजातियां हैं जो 2 पैरों पे चलती हैं, कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो 2 हाथों से काम करती हैं, 2 पैरों से चलती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो जंगल में दौड़ते हुए दिखाई देती है। तो सभी एनिमल्स क्या है, सब का प्लांट और सभी एनिमल, जो एनिमल का कैरेक्टर शो कर रहे थे उसको एनिमल की कैटेगरी में रखा गया। जो डॉग, ध्यान रखिएगा, एक बार थोड़ा सा आपके दिमाग में थोड़ा सा सोचिएगा कि यदि आपके दिमाग में डॉग दिखाई दे, क्या दिखाई दे, डॉग अगर दिखाई दे तो डॉग देखने पर क्या होता है, आपके दिमाग में तुरंत कुत्ता दिखाई देता है, या तो उसकी आवाज़ आपके दिमाग में घूमने लगती है और तुरंत उसका फिगर भी आपको दिखने लगता है। इसी तरीके से कैट की बात करें, इंसेक्ट की बात करें, तो जिस कैटेगरी को आप देखेंगे वो आपको विजुलाइज हो जाता है। क्यों? क्योंकि पहले आप देख चुके हैं और उसका नाम भी पता है, तभी वो आपके दिमाग में आता है। जैसे कि मान लीजिए ये पेन है, ठीक है ना। इस पेन की अगर हम बात करें, पेन का मतलब क्या हो गया, इतनी लंबी दिखाई देगी और इसमें एक नोब होगा जिसे हम रिटेन की प्रक्रिया करते हैं। तो ठीक इसी तरीके से जिसका जो कैरेक्टर था उसी के आधार पर उनको क्लासिफाई किया गया। क्लासिफाई करने के बाद उसको उस कैटेगरी में रखा गया। तो उम्मीद करते हैं सब कुछ समझ में आ रहा होगा। यदि बच्चा कोई चीज़ न समझ में आए तो कमेंट ज़रूर करिएगा।
The moment we use any of these terms, we associate certain characteristic with organism in that group. उसको उसी ग्रुप में रखा गया जो जिस ग्रुप से क्या करता था, रिस्पॉन्सिबल होता था, जिसका ग्रुप जुड़ता उसको उसी ग्रुप में क्या करते, रख देते. What imagine do you see when you think ऑफ ए डॉग. जब आप कुत्ते के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है, डॉग आता है. क्या आता है आपके दिमाग में उस टाइम, क्या आता है, डॉग आता है. यहाँ पे अगली लाइन थोड़ा सा समझिएगा, सरका दे ताकि सब कुछ आपको बराबर मिलता रहे. यहाँ पे थोड़ा देखिएगा क्या कह रहे हैं कि यदि आप ये सोचते हैं कि सी व्हेन यू थिंक ऑफ ए डॉग, जब आप कुत्ते के बारे में सोचते हैं तो ऑब्वियसली ईच वन ऑफ अस विल सी द डॉग नॉट कैट. जब आप कुत्ते के बारे में सोचते हैं तो आपको कुत्ता ही दिखाई देगा, कैट नहीं दिखाई देगा. ठीक है ना. एनसीईआरटी ऐसी कहती है और ऐसा सत्य भी है. जिस चीज़ के बारे में हम सोचते हैं, जैसे कि दादा के बारे में सोच लिए तो हमको दादा का चेहरा दिखाई देगा. दादी के बारे में सोचेंगे तो दादी का चेहरा दिखाई देगा. मामा का सोचेंगे तो मामा दिखाई देंगे. भाभी के बारे में सोचेंगे तो भाभी दिखाई देगी. समझ रहे हैं ना. और साली के बारे में सोचेंगे तो साली दिखाई देगी. चलिए, तो इस तरीके से सारी चीज़ें हैं, रिप्रेजेंट करती हैं. यहाँ पे हम आगे की तरफ चलते हैं. नाउ इफ़ वी वेयर टू थिंक ऑफ अल्स्टियंस. ठीक है ना. एल्स्टियन की अगर बात करें, जब ये आप सोचते हैं तो आपको एल्स्टियन भी आपको दिखाई देगा. ठीक है ना. अगला, सिमिलरली सपोज वी वेयर टू मैमल्स, यू वुड ऑफ कोर्स थिंक ऑफ एनिमल विथ एक्सटर्नल. ध्यान रखिएगा, जब हम किसी मैमल्स के बारे में सोचते हैं तो हमको क्या दिखाई देता है, एक्सटर्नल ईयर एंड बॉडी हेयर. जब हम मैमल्स के बारे में सोचते हैं तो ईयर दिखाई देता है, ईयर दिखाई देगा और पूरे शरीर पे हेयर दिखाई देते हैं. ये किसका कैरेक्टर है, मैमल्स का है. ठीक है. अगला, लाइक वाइज इन द प्लांट. यदि आप प्लांट के बारे में सोचेंगे तो आप प्लांट के बारे में, जैसे वीट के बारे में चर्चा करेंगे तो आपके दिमाग में तुरंत क्या चलेगा, वीट का प्लांट शो होगा. ठीक है ना. कहने का तात्पर्य ये है, राइस अगर देखेंगे तो राइस का प्लांट आपको दिखेगा. ठीक है. डॉग अगर देखते हैं तो डॉग, कैट, मैमल, वीट, राइस, प्लांट, एनिमल्स और कन्वेंशंस कैटेगरी वी यूज टू स्टडी ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम क्या करते हैं, इन सभी ऑर्गेनिज्म के बारे में अध्ययन करते हैं. ठीक है ना. और आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ के बारे में सोचेंगे तो वही आपको दिखेगा, वही आपको समझ में भी आएगा. द साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरी इज़ टैक्सा. ध्यान रखिए, टैक्सा एक ऐसा शब्द है जो क्या करता है, कैटेगरी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. हियर यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरी एट ए वेरी डिफरेंट लेवल. ध्यान रखिएगा, जितने आपने देखा अभी तक, चाहे हम कैट की बात कर लें या एनिमल की बात कर लें, वीट की बात कर लें, राइस, प्लांट, एनिमल, सब के सब क्या है, एक टैक्सा है. क्यों? क्योंकि सब का एक अपना गुण है, एक अपना स्पेशल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर है, जिसके आधार पे इन सभी को क्या कह सकते हैं, एक साइंटिफिक टर्म की बात करें तो इनको क्या कह सकते हैं, कैटेगरी कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं, कैटेगरी. और कैटेगरी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, टैक्सा का प्रयोग करते हैं. किसका प्रयोग करते हैं, टैक्सा का प्रयोग करते हैं. Here you must recognize that taxa can indicate categories at a very different level. अलग लेवल की अगर हम बात करें तो सभी के सभी क्या है, एक टैक्सा को रिप्रेजेंट करते हैं. प्लांट आल्सो फॉर्म टैक्सा. प्लांट भी क्या है, एक टैक्सा है. जबकि वीट की बात करें तो वीट भी एक टैक्सा है. इसी तरीके से एनिमल और मैमल्स की बात करें या डॉग की बात करें, ये सब आपस में इनके कैरेक्टर के आधार पर क्या होता है, ये डिफर परेशान कर रहा है आज हमको. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. जब आप अच्छा काम करने जाएंगे ना तो ढेर सारी समस्याएं आती हैं, और कोई अगर उल्टा सीधा काम करे तो कोई समस्याएं बड़े आसानी से होता रहता है.
एनिमल, मैमल, डॉग और ऑल टैक्सा। एनिमल की अगर हम बात करें, ये आप देख लीजिएगा, एनिमल की अगर हम बात करें तो एनिमल, मैमल और डॉग ये सभी के सभी क्या है, आपस में टैक्सा हैं। बट यू नो दैट ए डॉग इज ए मैमल एंड मैमल्स। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर हम मैमल्स की बात करें तो मैमल्स क्या है, एक डॉग है, एंड डॉग्स रिप्रेजेंट करता है एक टैक्सा डिफरेंट लेवल में। यहाँ पे थोड़ा सा बट यू नो डो डॉग, थोड़ा सा देखिएगा, डॉग इज ए मैमल एंड मैमल्स आर एनिमल्स। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना है कि डॉग ही क्या है, एक मैमल है, लेकिन सभी मैमल्स क्या हैं, एनिमल को रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देयर फोर एनिमल, मैमल, डॉग रिप्रेजेंट ए टैक्सा एट ए डिफरेंट लेवल। एनिमल की बात कर लीजिए, मैमल की बात कर लीजिए और डॉग की बात कर लीजिए, ये सभी के सभी क्या करते हैं, एक टैक्सा को रिप्रेजेंट करते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे रुकेंगे। अब आपको थोड़ा सा ये मैं आपको बता दूं कि दरअसल टैक्सा क्या है। टैक्सा कोई एक विशेष स्पेशल कैरेक्टर है। क्या है, टैक्सा एक विशेष प्रकार का कैरेक्टर है जो किसी कैरेक्टर को डिफाइन करता है और उसी कैरेक्टर को के हिसाब से उनको एक अलग टैक्सा में रखा गया है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। Hence, based on the characteristic, all living organism can be classified into different taxa। जितने भी ऑर्गेनिज्म है, आपको ध्यान रखना है, ऑल ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो क्या बात करेंगे, ऑल ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। ठीक है ना, सबको उनके कैरेक्टर के आधार पर अलग अलग टैक्सा में रखेंगे और उनको नाम भी देंगे। और इसी प्रक्रिया को क्लासिफिकेशन के बाद जो अगला स्टेप है उसे हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरेक्टर along with the structure of the cell and development process and ecological information of organism are essential and the form or basis of modern taxonomic study। ध्यान रखिएगा, जब भी आपको ये दिमाग में आ जाए कि किसी भी स्पीसीज़ का सबसे पहले जो टैक्सोनॉमी किया गया था, वो किस आधार पर किया गया था, मॉडर्न टैक्सोनॉमी। ठीक है ना, मॉडर्न टैक्सोनॉमी स्टडी के आधार पर इनको क्या किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया। ये क्या थे, किस आधार पर था, उनका एक्सटर्नल और इंटरनल कैरेक्टर। ध्यान रखिए, जब सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन किया गया था तो किसी भी स्पीसीज़ का सबसे पहले क्या देखा गया, एक्सटर्नल कैरेक्टर। जैसे आप किसी प्लांट को देखते हैं तो उसके बारे में आप बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उनके अंदर की संरचनाओं का TS किया गया, LS किया गया। ठीक है, उसके बाद उनके बारे में और ताकि जानकारी मिल पाए कि और क्या डिफ्रेंशिएट करते हैं दूसरी स्पीसीज से, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या कहा गया, मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज में एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर को लिया गया और उसके साथ साथ स्ट्रक्चर ऑफ सेल और डेवलपमेंट प्रोसेस और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म और इसेंशियल एंड द फॉर्म ऑफ बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज़। और आपको इन 3 पॉइंट को और याद रखना है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ध्यान रखिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ सेल को के आधार पर, दूसरा डेवलपमेंटल प्रोसेस के आधार पर और तीसरा इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म का क्या है। ठीक है ना, इन 3 कैरेक्टर को भी रखा गया। तो इसको भी आपको दिमाग में, आपके जहन में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, हमारा ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम किसी चीज़ को समाप्त कर दें, समाप्त करेंगे लेकिन क्लास को
उसी के हिसाब से लेके चलेंगे जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हेंस कैरेक्टरिस्टिक, किसी भी कैरेक्टर को सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, पहचाना जाता है। और जब तक किसी स्पीशीज़ को पहचानेंगे तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन। और उसके बाद क्या करेंगे, उनका क्लासिफिकेशन करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, और फिर उनका क्या करेंगे, नॉमेनक्लेचर कहेंगे। और द प्रोसेस ऑफ दैट और द बेसिक टू टैक्सोनॉमी, ये क्या होगा, बेसिक से लेके टैक्सोनॉमी तक दिखेगा। टैक्सोनॉमी इज़ नॉट समथिंग न्यू, टैक्सोनॉमी कोई नया टर्म नहीं है, न तो कोई सोच है, ध्यान रखिएगा। टैक्सोनॉमी कोई नई चीज़ नहीं है। हमारे जो पूर्वज थे वो हर समय, या ह्यूमन की ही बात कर लें, ह्यूमन हर समय खोज में ही रहता, कोई न कोई नई चीज़ें खोज करता रहेगा और कुछ नई चीज़ को ऑब्ज़र्व करता रहता है। याद करिए कि अगर खोज के बारे में हम लोग ना सोचते तो शायद जैसे हमारी स्थिति थी, भूखे नंगे थे, उसी तरीके से आज भी होते। लेकिन लोगों ने अपने लिए सोचा, दो ही लोग हैं, पुरुष और महिला, इन दोनों के लिए ही इस सृष्टि में आप देखेंगे कार है, घर है, मकान है, ठीक है ना, और उसके बाद मोबाइल है, टेलीफोन है, मतलब ढेर सारी चीज़ें, रहने के लिए अच्छा व्यवस्था होना चाहिए, ठीक है ना। तो इन सभी चीज़ों का हम लोग तब सोच पाए जब हम लोग अच्छे तरीके से, हमारी दिमाग डेवलप हुआ, हम लोग सोचने लगे, और सोचने की वजह से ये सारी की सारी कैरेक्टर हमने इसको लिया और अपने जीवन में उसका अनुसरण भी करते रहे हैं। और प्रयास ये कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं कि हर समय हमारा एक नई चीज़ होता जाए, ठीक है ना। तो ये कौन सोचा है, ह्यूमन का नेचर हर समय कैसा रहा है, खोज के लिए ही काम बराबर किया। तो आइए देखते हैं अगला पॉइंट क्या कहता है। अगला पॉइंट कह रहा है, ह्यूमन बीइंग हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोविंग मोर। इनका शुरू से ही ये कॉन्सेप्ट रहा है कि किसी भी स्पीशीज़ के बारे में जानेंगे और उसके बारे में इतना ज़्यादा खोज करते हैं, जिससे वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बारे में खोज किया गया, पर्टिकुलरली विथ रेफरेंस टू देयर ऑन यूज। जैसे हमको जिस चीज़ की यूज होती है उसका मानव खोज कर लेता है, ठीक है ना। जिस चीज़ की हमको ज़रूरत है उसका हम खोज कर लेते हैं, चाहे आज करें या कल करें। पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि बाइक्स जो है पेट्रोल पे आती थी, ठीक है, अब क्या आ रही हैं, इलेक्ट्रिक पे आ रही हैं, ठीक है। और कुछ दिन बाद आप देखेंगे सोलर पे चलने लगेंगी सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आपको ये भी देखना है, इन अर्ली डेज ह्यूमन बीइंग नीडेड टू फाइंड सोर्स ऑफ देयर बेसिक नीड। आप जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग भोजन की तलाश करते हैं। कोई भी व्यक्ति है, सबसे पहले कोई भी जॉब कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई कहीं भी काम कर रहा है, हर व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य, सबसे पहला लक्ष्य क्या है, सबसे पहले वो अपने परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था करता है और फिर कपड़ा, ध्यान रखिएगा, कपड़े की व्यवस्था करता है। और कपड़े के साथ साथ अपने रहने के लिए कहाँ पे रहेगा, बढ़िया सा बंगला होना चाहिए, बढ़िया सा घर होना चाहिए। तो रोटी, कपड़ा और मकान ह्यूमन के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सबसे प्राइमरी कैरेक्टर है। उसके बाद हम दुनिया के बारे में सोचते हैं कि ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना कि रोटी, कपड़ा और मकान ह्यूमन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और ये आज भी खोज भी लिया गया है, ठीक है। और सभी लोग सबसे पहले भोजन के पीछे, फिर कपड़े के पीछे, और फिर रहने के लिए अपना व्यवस्था करते हैं, क्योंकि रह तो सकते हैं किराए के मकान भी। तो बनवाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए सबसे पहले व्यक्ति सोचेगा जब भोजन की और कपड़े की व्यवस्था हो जाती है उसके बाद। हैंस द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वी आर बेस्ड ऑन द यूजेज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। यहाँ आपको ध्यान देना है कि जिस चीज़ का हमको ज़रूरत पड़ती है उसकी हम खोज कर लेते हैं, क्योंकि ह्यूमन का सबसे बड़ा कैरेक्टर यही है। ह्यूमन बीइंग वेयर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर डाइवर्सिटी। ध्यान रखिएगा, ह्यूमन की अगर हम बात करें तो लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सबका एक अपना
अपना कैरेक्टर होता है, ठीक है ना। एंड देयर डाइवर्सिटी, सबकी अपनी अपनी विविधता है, ठीक है ना। आप ये समझिए कि अगर एक ही आदमी सब काम करने लगे तो कैसे पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है, और सारी ये सृष्टि भी न चल पाती। इस वजह से आपने देखा होगा कि आप जैसे घर से बाहर निकलते हैं तो आपको ढेर सारी दुकानें दिखाई देंगी। कोई जनरल स्टोर खोला है, कोई मेडिकल स्टोर का दुकान खोला है, या कोई सब्जी का दुकान खोला है, या कोई जो है बढ़िया सा ऑफिस बना के, मतलब कोई न कोई कुछ न कुछ बिजनेस कर रहा है, ठीक है ना। तो इसको आपको ध्यान रखना है। But also the relationship among them, the branch of study was referred to as systematic। ध्यान रखिएगा, स्टडी की एक ऐसी शाखा जिसे हम क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक कहते हैं। और सिस्टमैटिक में हम लोग क्या सीखते हैं, किसी भी स्पीशीज का जब हम लोग सिस्टमैटिक तरीके से समझते हैं तो हमको क्या दिखाई देता है, सिस्टमैटिक। ब्रांच ऑफ स्टडी रिफर टू ए सिस्टमैटिक। द वर्ड सिस्टमैटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द, ये एक वर्ड क्या है, सिस्टमैटिक एक लैटिन वर्ड है। कैसा वर्ड है, लैटिन वर्ड है। पूछा जाता है कि सिस्टमैटिक वर्ड कहाँ से आता है, तो लैटिन वर्ड से डिराइव्ड होता है, जिसका मतलब क्या है, सिस्टिमा होता है। क्या होता है, सिस्टिमा होता है। क्या होता है, सिस्टिमा होता है। और इस सिस्टिमा का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को सिस्टमैटिक अरेंजमेंट कर देना, किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या कर देना, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट कर देना ही क्या कहलाता है, सिस्टमैटिक कहलाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आप जानते हैं कि अगर हम लोगों का कोई भी सामान अगर इधर उधर है, अगर जब तक उसको सिस्टमैटिक नहीं करते तब तक अच्छा उस फीलिंग ही नहीं आता है। सब कुछ साफ़ हो, सब कुछ अच्छा हो देखने में, तो सारी चीज़ें बहुत हमको बेहतर लगती हैं। यदि कोई उल्टा सीधा गंदगी में बैठे हुए हैं तो बहुत बेकार लगता है, ठीक है ना। क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म जो है, ह्यूमन का जो सबसे अच्छा कैरेक्टर है वो क्या है, किसी भी चीज़ को सिस्टमैटिक तरीके से अरेंजमेंट करके उसको अपना रखता है, ठीक है ना। और ये एनसीईआरटी कौन सी है, 25-26 की है, जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं, अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड क्या कहती है, इसको थोड़ा सा नीचे कर दें, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे, और इसी सिस्टमैटिक के बाद सिस्टमैटिक नेचुरेई एक बुक थी, सिस्टमा नेचुरेई थी। सिस्टमा नेचुरेई में द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन, ये सिस्टमा नेचुरेई किसकी बुक थी, कैरोलस लिनियस की थी। किसकी थी, कैरोलस लिनियस की। द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक लेटर इन लार्ज टू इंक्लूड, जिसमें क्या क्या इंक्लूड था, किसी भी प्रजाति का सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, पहचान करते हैं, फिर उनका नामकरण करते हैं, ठीक है ना। और फिर उनका क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। ऐसे समझिएगा कि सबसे पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को हम, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, आपके घर में कोई बच्चा पैदा हो रहा है, और सबसे पहले ये देखते हैं कि लड़का है या लड़की है, फिर उसके नाम के बारे में सोचते हैं, और जब नाम उसके बारे में क्लियर हो जाएगा तो उसका क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन कर देते हैं। मतलब ये किस तरीके का ड्रेस पहनेगा, किस तरीके का कपड़ा पहनेगा, ये सब कुछ डिपेंड करता है किस पे, आइडेंटिफिकेशन पर, फिर उसके नाम के आधार पर, और फिर उसका क्लासिफिकेशन के आधार पर। सिस्टमैटिक टेक्स into account evolutionary relationship between the organism। सिस्टमैटिक और क्या करता है, यह इवोल्यूशनरी, ध्यान रखिएगा, एवोल्यूशन के आधार पर रिलेशनशिप को स्थापित कराता है। क्या करता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के बाद में बीच में क्या रिप्रेजेंट कर
क्या करता है, रिलेशनशिप, संबंध को स्थापित करना ही क्या कहलाता है, सिस्टमैटिक नेचुरी। जो आप देखेंगे सिस्टमैटिक के अंतर्गत, फिर से मैं आपको डिफाइन कर दूं, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, सब चीज़ों में जितना अपडेट हो रही हैं चीज़ें, उन सभी की अगर हम बात करें, सब चीज़ अपडेट हो रही हैं, अपडेट हो रही हैं। तो अपडेट हो रहे हैं किस आधार पर, उनके संबंध के आधार पर, और ये किसमें, ऑर्गेनिज्म के बीच में। आप देखते होंगे कि हमारे समाज में हमारे तरीके के ढेर सारे लोग हैं, लेकिन सबका कैरेक्टर कैसा है, अलग है। कोई गरीब है, कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, कोई अमीर है, कोई मिडिल फैमिली वाले हैं, कोई हाई फैमिली वाले हैं। तो क्या है, सबका कैटेगरी है, और सबका इवोल्यूशन, मतलब आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबका ह्यूमन ही है, लेकिन सबकी रहने की, खाने की और पहनने की अगर हम बात करें तो सब कैरेक्टर क्या करते हैं, उनको अलग करते हैं, और उनका एक अलग कैरेक्टर डिफाइन करता है समाज में। ठीक है, तो ये बात खास कर रही। तो कैसा लगे ये वीडियो, आज के बारे में बताइएगा। कल हम लोग टैक्सोनॉमी कैटेगरीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है ना, टैक्सोनॉमी कैटेगरीज़ के साथ साथ और हमको क्या देना है, आपको जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो उस चैप्टर का हम सोल्यूशन भी आपको देंगे। ठीक है ना, जितने एक्सरसाइज दिए गए हैं उन सभी का हम यहाँ पे सोल्यूशन भी देंगे। उसको क्या करना है, एक अपने कॉपी में उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा उसकी एक्सरसाइज लेके आएंगे, उसका सोल्यूशन क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ कल हमारी जो क्लास होगी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है, टैक्सॉन क्या है। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। कल जो है हम इसके आगे का कोर्स लेके चलेंगे। हम इसलिए ज़्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो क्लास है, वो थोड़ा डेली पढ़ते रहिए। एक दिन ज़्यादा पढ़ लेंगे तो आपको परेशान करेगा, और क्या करना है कि थोड़ा पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। एक दिन पढ़ेंगे तो सब कुछ आपका भ्रष्ट हो जाएगा, कुछ समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल, और 6 बजे मिलते हैं क्लास 12 की NCERT लेके।